चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। अब हम करेंगे अपना रिवीजन फॉर द मिसलेनियस टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक है अपना जीएसटी में, वो है मिसलेनियस प्रोविजन। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन का जो चैप्टर है उसका रिवीजन मैंने ऐसे किया है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैंने यहां लिख लिए। सारे सारे प्रोविजन नहीं लिखे, मिसलेनियस प्रोविजंस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो लिख लिए। सेक्शन का नाम, सेक्शन से क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और उसका अकॉर्डिंगली आंसर भी यहां लिखा हुआ है, ताकि मिसलेनियस प्रोविजन से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप आंसर लिख के आ जाओ। सुनिए, पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 145 आता है, जो बोलता है एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म फैसिमाइल कॉपी फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर प्रिंट आउट एज डॉक्यूमेंट एंड एज एविडेंस। तो सर ये यहां पे ये बोल रहे हैं, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस which will be deemed to be document and evidence for the purpose of proceeding। समझ लीजिए आपके अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग हो रहा था। सर समझ लीजिए सर्च में जो ऑफिसर आया था उसको आपके यहां से कोई फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कोई कंप्यूटर प्रिंट आउट मिले हैं, क्या उनको एडमिसिबल माना जाएगा फॉर ए प्रोसीडिंग? इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि सर ए माइक्रोफिल्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट और रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज, या फिर कोई फैसिमाइल कोई फोटोकॉपी है, कोई स्टेटमेंट है कंटेन्ड इन ए डॉक्यूमेंट एंड इंक्लूडेड इन ए प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर प्रिंट आउट, और एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मीडिया। अगर समझ लीजिए कोई हार्ड डिस्क में कोई डिटेल स्टोर्ड है तो सर इंक्लूडिंग हार्ड कॉपीज ऑफ सच इंफॉर्मेशन shall be deemed, sir, it shall be deemed as document for the purpose of this act and rules made thereunder, और ये admissible होंगे in any proceeding। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये तो फोटोकॉपी है, सर ये तो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड आइटम है, ये मेरा नहीं है। बेटा अगर आपके प्रेमाइसेस में ऐसा कुछ आइटम मिला है तो ये बोल रहे हैं एक माइक्रोफिल्म हो, चाहे फैसिमाइल कॉपी फोटोकॉपी हो, कोई स्टेटमेंट हो, सर कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर्ड हो, सारे आपके अगेंस्ट एडमिसिबल हो सकते हैं इन ए प्रोसीडिंग। ठीक है सर, यही ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। हाउ शैल द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग बी डिटरमाइंड? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, याद रखिएगा हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग असाइन किया जाएगा। compliance rating scored, every registered person may be assigned a GST compliance rating scored by the government on his record of compliance with the GST Act, कि आपने कितना जीएसटी एक्ट से कंप्लायंस किया है। द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी डिटरमाइंड ऑन ए स्केल ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ प्रेस्क्राइब पैरामीटर। गवर्नमेंट कुछ पैरामीटर्स प्रेस्क्राइब करेंगे और उसके बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाएगा ऑन द बेस, मैक्सिमम बीइंग द स्केल ऑफ 10, मतलब 10 के स्कोर से आपको स्कोर दिया जाएगा। और कंप्लायंस रेटिंग में बी अपडेटेड ऑन ए पीरियडिकल बेसिस, और उसको इंटीमेशन, और आपको अगर आपका जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग अपडेट किया गया तो आपको इंटीमेशन भी दिया जाएगा। प्लस ये बोल रहे हैं इट शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द पब्लिक डोमेन, dst.gov.in में डाल देंगे ताकि लोग आपके स्कोर को देख सकें और अकॉर्डिंगली चूज कर सकें ये सप्लायर अच्छा है क्या, अपना रिटर्न वगैरह टाइम पे लगा रहा है, इससे सामान खरीदूं नहीं खरीदूं वगैरह। नेक्स्ट, obligation to file information return। सर क्वेश्चन, who are the person liable to furnish information return? याद रखिएगा, टैक्सेबल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, अदर पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंकिंग कंपनी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइसेंसी, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, आरओसी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जीएसटीएन। इनको बोला जा सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करना है और मेरा इंफॉर्मेशन इनसे लिया जा सकता है। वही होता है एक इंफॉर्मेशन रिटर्न, थर्ड पार्टी से आपका इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। नेक्स्ट, power to collect statistics, who shall have the power and when it can be exercised? Who shall have the power to collect statistics? Statistics क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन ए मच ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, who can collect? The commissioner or officer authorized by him by an order। आपको ऑर्डर देगा, मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए। Direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with the act। तो सर अगर मुझे एक ऑर्डर आया कि मुझे कमिश्नर बोल रहा है कि ये डिटेल चाहिए, इसका स्टैटिस्टिक चाहिए, तो मुझे देना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। एंड इट शुड बी विद इन सच टाइम फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। ऑर्डर में वो स्पेसिफाई कर देंगे कितने पीरियड के लिए चाहिए वगैरह, सारा चीज बता देंगे। नेक्स्ट, टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। समझ लीजिए अगर कोई ऑफिसर है, उसे इनकम टैक्स आईटी एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का हेल्प चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का हेल्प चाहिए, तो क्या वो एक्सपर्ट्स का हेल्प ले सकते हैं? सेक्शन नंबर 153 उनको अलाउ करता है। हु कैन टेक
when it can be taken the help of an expert, and what stage can take the assistant, who, when and at what stage can take assistant, who can take, पहले याद रखिएगा, any officer not below the rank of assistant commissioner can take the help of a expert, ठीक है। कब लेगा? having regards to the nature and complexity of the case and in the interest of revenue, वो लेगा। next, take the assistance of an expert, कब लेगा? at any stage, एट एनी स्टेज। नंबर 1, अगर कॉम्प्लेक्स नेचर है तो लेगा, और कब लेगा? एट एनी स्टेज ड्यूरिंग स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग। तो अगर कोई ऑफिसर था ग्रेटर देन इक्वल टू असिस्टेंट कमिश्नर, अगर उसे लग रहा है कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, व्हाट आर द सर्कमस्टेंस व्हेन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय जीएसटी ऑफिसर कैन बी डिस्क्लोज। याद रखिएगा, आपका इंफॉर्मेशन जीएसटी ऑफिसर कहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है आपका, बेसिकली आपका रिटर्न रिलेटेड डिटेल, कोई भी जो डिटेल रिलेटिंग टू ए पर्सन होता है, जीएसटी ऑफिसर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में। यस, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस विच आर गिवन बिलो। याद रखिएगा इन पर्पसेस को, इन पर्पस के लिए जीएसटी ऑफिसर आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर सकता है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, फॉर प्रोसिक्यूशन, आपको जेल भेजने के लिए, for carrying out the object of the GST Act, for service of notice of recovery of demand, for furnishing intimation to court in proceeding where government is a party, ठीक है सर, for audit of the tax receipt or refund, for inquiry into the conduct of a GST officer, for enabling levy or realization of any tax or duty, sir, in lawful exercise of the power, वो आपका information disclose कर सकते हैं, and for inquiry into the charge of misconduct, into a charge of misconduct by any professional। इन सारे पर्पसेस के लिए आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑफिसर डिस्क्लोज कर सकता है। अदरवाइज जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं वो आपका इंफॉर्मेशन कहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन। समझ लीजिए एक पर्सन था, उसको ऑफिसर ने प्रोसीडिंग्स करते हुए बोगस इनवॉइस का सप्लायर डिक्लेयर करते हुए सर उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग किया। अब सर उस आदमी के लिए, उस आदमी का जो प्रोसीडिंग्स हुआ है उस आदमी के अगेंस्ट में, क्या गवर्नमेंट उस प्रोसीडिंग्स को पब्लिक कर सकता है? क्या सारे पब्लिक को बता सकता है? क्या ऐसा पावर है? यही ये बोला जा रहा है। When shall the particulars relating to any proceedings or prosecution be published under the GST law? Discuss the relevant provision। तो ये बोलते हैं when the commissioner or officer authorized is of the opinion that it is necessary or expedient in public interest। पब्लिक इंटरेस्ट में ये बताना जरूरी है कि ये नालायक था, ये बोगस इनवॉइस का सप्लायर था, ये पकड़ा गया है, तो सर इट इज एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू पब्लिश द नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम पब्लिश करना जरूरी है। एंड एनी पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स और प्रोसिक्यूशन अंडर द जीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन। अगर डिपार्टमेंट को लगता है, कमिश्नर या पर्सन ऑथराइज को लगता है, जो ऑफिसर ऑथराइज बाय द कमिश्नर है, उसको लगता है कि जरूरी है एक पर्सन का नाम डिस्क्लोज करना या पर्सन रिलेटेड जो प्रोसीडिंग हुआ है उसको डिस्क्लोज करना, पब्लिक करना, तो पब्लिक कर सकते हैं। नो पब्लिकेशन, लेकिन पब्लिकेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक सामने वाले व्यक्ति का अपील का टाइम लिमिट नहीं किया है, या अपील अगर अपीलेट अथॉरिटी को फाइल किया था, सर अपील डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो सर इस केस में उसके बाद आपका नाम पब्लिक किया जा सकता है। नो पब्लिकेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड in relation to any penalty imposed under the GST Act until the time limit for presenting the appeal to the appellate authority has expired without an appeal being presented। और अपील अगर प्रेजेंट किया था आपने, अपील ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका है, आप हार चुके हो, तब आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक किया जा सकता है, आपके नाम को पब्लिक किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 161, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर समझ लीजिए कोई ऑर्डर वगैरह इशू हुआ है, उसमें कोई अपरेंट मिस्टेक है, क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन नंबर 161। तो ये बोलते हैं जो भी अथॉरिटी हु हैज पास्ड द ऑर्डर issued any decision, order, notice, certificate or any other document may rectify an error which is apparent on the face of the record। जो अथॉरिटी ऑर्डर, डिसीजन, नोटिस को इशू करती है, अगर उसमें कोई मिस्टेक आता है तो वो अथॉरिटी उसको रेक्टिफाई कर सकती है, आइदर ऑन देयर ओन मोशन, खुद को पता चल गया तो खुद कर ले, या फिर वेयर इट इज ब्रॉट टू द नोटिस बाय एनी जीएसटी ऑफिसर, कोई जीएसटी ऑफिसर उनको बोला अरे नालायक तूने जो ऑर्डर इशू किया उसमें गलती है, या फिर मैंने ही खुद बोल दिया, मैंने ही बोल दिया, टैक्स पेयर नहीं बोल दिया अरे सर ये क्या ऑर्डर इशू किया है, गलती है इसमें, ठीक है।
तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन नो रेक्टिफिकेशन विल बी अलाउड डन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मैक्सिमम टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई कितना हो गया? 6 मंथ्स। ठीक है सर। उसके बाद याद रखिएगा, पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लरिकल अरिथमेटिकल एरर अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। उसके केस में 6 महीने का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सीडेंटल मिस्टेक था, कोई एक्सीडेंटल स्लिप था, क्लरिकल एरर था, तो इसके लिए बोल रहे हैं ये क्लरिकल अरिथमेटिकल एरर्स के लिए जो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन हुआ है उसके लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर इन्होंने कोई भी रेक्टिफिकेशन किया उसके लिए अगर मेरा आईटीसी कम हो गया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा वगैरह हो गया, तो इन्हें मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 168 आता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सर्कुलर इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, जो ये सर्कुलर इंस्ट्रक्शन वगैरह बोर्ड इशू करता है, सर मैं आपको क्विकली बता रहा हूं इसके बारे में। सेक्शन नंबर 168 बोलता है जो ये सर्कुलर बोर्ड इशू करता है, ये सर्कुलर्स हमेशा याद रखिएगा जीएसटी ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, टैक्स पेयर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। सर सर्कुलर्स बेसिकली क्लैरिफिकेशन होता है और उनको सारे जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं उनको फॉलो करना है। सेक्शन नंबर 168 एम्पावर्स द सीबीआईसी टू इशू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ऑल द ऑफिसर एंड अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, जो जीएसटी ऑफिसर जो भी लोग इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट हैं, विल ऑब्जर्व एंड फॉलो सच ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। एंड फिर उन्होंने बोला है सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन ऑफिसर्स नॉट ऑन द टैक्स पेयर और द एसएससी। उसके बाद सेक्शन नंबर 168 ए आया, जो टाइम लिमिट एक्ट में प्रोवाइड किया गया है विथ रिगार्ड्स टू टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन ऑफ जीएसटीआर 3B का टाइम लिमिट, जीएसटीआर 1 का टाइम लिमिट, क्या वो बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड इन द एक्ट उसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कोविड टाइम में ये आया था अमेंडमेंट कि सर ये सेक्शन ही इंट्रोड्यूस किया गया था, पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर द जीएसटी एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? नो सर, आई डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट has power to extend the time limit provided under the GST Act. However, such powers are not unbridled power, मतलब कैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। इन पावर्स को तभी यूज करना है जब फोर्स मजेरे हो। सेक्शन नंबर 168A empowers the government to extend the time limit only when the action cannot be completed or complied with due to force majeure. Hence, force majeure means war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone or any other calamity caused by nature affecting the implementation of the provision of GST Act. अगर समझ लीजिए कोई पेंडेमिक हो गया, कोई फ्लड वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट जो टाइम लिमिट एक्ट में बोला हुआ है उसके बियॉन्ड भी जो टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकता है, एंड दिस पावर कैन आल्सो बी एक्सरसाइज रेट्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बड़ा ही अच्छा सेक्शन है, याद रखिएगा। अगर डिपार्टमेंट को आपके ऊपर समझ लीजिए कोई शोकॉज नोटिस सर्व करना है, state the various modes of service of notice, decision, order, summon और any other communication under the GST Act। तो सर अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट कोई शोकॉज नोटिस भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा? ये बोल रहे हैं, गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली इंक्लूडिंग कोरियर टू द एड्रेसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और टू द एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिसाइडिंग विद द टैक्सेबल पर्सन, या फिर आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देगा, स्पीड पोस्ट भेज देगा और कोरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू एट द लास्ट नोन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। या तो आपको डायरेक्टली टेंडर कर देगा, डायरेक्टली दे देगा, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और या कोरियर विद एक्नॉलेजमेंट के साथ भेज देगा एट द लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस, या फिर सर बाय ईमेलिंग टू द ईमेल एड्रेस व्हिच वाज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जो आपने अपडेट किया था फ्रॉम टाइम टू टाइम उस ईमेल एड्रेस पे भेज देगा, या फिर बाय मेकिंग द सेम अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है उसको पब्लिक कर देगा, मतलब न्यूज़पेपर में डाल देगा, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द लोकेलिटी वेयर द एड्रेस इज लास्ट नोन टू हैव रिसाइडेड, जहां आपने लास्ट रिसाइड किया था, या फिर जहां से आपने बिजनेस कैरी आउट किया था, या पर्सनली वर्क फॉर गेन। अगर ये पांचों मोड भी पॉसिबल नहीं है, इफ नन ऑफ द अबव मोड्स आर प्रैक्टिकल, तो वो क्या करेगा, जाएगा आपके प्रेमाइसेस पे जहां आपने लास्ट रहते थे या जहां आपका रेजिडेंस था, लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस या जो आपका लास्ट रेजिडेंस था वहां पे चिपका के आ जाएगा। इफ सच मोड इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनी रीजन, तो एक काम करेगा, एक कॉपी को फिक्स कर देगा इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंसर्न ऑफिसर और अथॉरिटी। अपने ऑफिस में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है वहां चिपका देगा एंड दैट विल बी डीम्ड एज सर्विस ऑफ नोटिस। अब इसके बाद ना एंटी प्रॉफिटरिंग ऑन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। सुनिए, इसमें एक्चुअली एक छोटा सा अमेंडमेंट है। पहले जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी था
उसको वो बेसिकली रिलेटिंग टू प्रॉफिटिंग वाले केसेस देख रहा था, लेकिन अब इनका काम शिफ्ट कर दिया गया है टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बस इतना ही अमेंडमेंट है इस चैप्टर में कि सर पहले जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी करती थी, अब नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ले लिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चैप्टर को क्विकली। एंटी प्रॉफिटिंग एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सर ये प्रॉफिटिंग होता क्या है? फॉर एन एग्जांपल, जीएसटी रेट जब 18% था, एक दुकानदार छोले भटूरे बेच रहा था, समझ लीजिए 20 रुपए में बेच रहा था, जीएसटी रेट 3.6 लग रहा था, सेलिंग प्राइस विद जीएसटी हो गया 23.6। लेकिन सर फिर जीएसटी रेट जैसे ही बढ़ जाता है तो लोग सर कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जीएसटी रेट कम हो गया तो बेनिफिट भी तो कस्टमर को देना चाहिए। जीएसटी रेट बढ़ जाता है तो इमीडिएटली शॉपकीपर गुड्स का दाम बढ़ा देते हैं कि जीएसटी रेट बढ़ गया और हमसे एक्स्ट्रा जीएसटी ले लेते हैं। अब सर अगर गुड्स का दाम घट गया है, गुड्स का दाम अगर जीएसटी रेट घट गया है तो गुड्स का दाम भी तो, सेलिंग प्राइस भी तो कम होना चाहिए, लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं करते। ये क्या कर रहे हैं, जीएसटी रेट कम हो गया, 20 रुपीज पे 1 रुपया जीएसटी लग रहा है, लेकिन फिर भी उतने में ही बेच रहे हैं छोले भटूरे को, 23.6 में ही बेच रहे हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2 रुपए 60 पैसा का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ये एक्चुअली कस्टमर को पास ऑन करना था बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस, लेकिन उन्होंने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, तो इन्होंने किया है प्रॉफिटिंग। ठीक है, और एक एग्जांपल, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, उसके कारण क्या हुआ था, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट हुआ था। अगर फ्री, देखिए पहले अगर आपको 2 रुपए का क्रेडिट मिलता था, कॉस्ट आपका 20 रुपए था, सेलिंग प्राइस 25 था, तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता था। सर उसके बाद क्या हुआ, सर क्रेडिट, क्योंकि जीएसटी आने के कारण क्रेडिट बढ़ गया तो कॉस्ट कम हो गया, सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए था, लेकिन आपका सेलिंग प्राइस कम नहीं हुआ, मतलब आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। जीएसटी आने के कारण जो फायदा हुआ है वो कस्टमर को दीजिए, अगर आपने नहीं दिया तो आप कर रहे हो प्रॉफिटिंग। प्रॉफिटिंग का मतलब होता है अनफेयर प्रॉफिट, इलीगली कमाना। एंड एंटी प्रॉफिटिंग मेजर जीएसटी में इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू प्रिवेंट द सप्लायर्स फ्रॉम प्रॉफिटिंग। तो सर ये जो भी आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, जो रिडक्शन इन रेट के कारण आपने क्या किया, कस्टमर को प्रॉफिट पास ऑन नहीं किया, या बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट कॉम्पेंसेट बेनिफिट शैल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, अगर आपने नहीं किया तो आप गिल्टी हो प्रॉफिटिंग का। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू डील विद सच सप्लायर। सर क्या होगा, अब क्या प्रोसीजर रहेगा, जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है उसको जाना है कंप्लेन करने के लिए। तो सर कंप्लेन कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, सप्लायर कर सकता है, ट्रेडर कर सकता है, रिसिपेंट कर सकता है, जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है वो जाएगा कंप्लेन लेके। तो सर आपको एक कंप्लेंट फाइल करना है विद एविडेंस। अगर आपका कंप्लेंट ऐसा है जो लोकल इंपैक्ट का कंप्लेन है, लोकल नेचर का, ऑल इंडिया इंपैक्ट का कंप्लेन नहीं है, तो आपको अपना कंप्लेन लेके जाना है स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास। ठीक है सर, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है सेक्शन नंबर 171 का, मतलब प्रॉफिटिंग हुआ है। एक बार उन्होंने जो स्क्रीनिंग कर लिया, उसके बाद ये स्क्रीनिंग करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं टू स्टैंडिंग कमेटी विद देयर रिकमेंडेशन, अपना रिकमेंडेशन के साथ फॉर फर्दर एक्शन 2 महीने में भेज देंगे, या फिर उनको एक महीने का टाइम लिमिट एक्सटेंड करके दिया जा सकता है बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर लोकल नेचर का कंप्लेन होगा, पहले इधर आएगा, इधर ये स्क्रीनिंग करके उसके बाद एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे टू स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन अगर कोई ऑल इंडिया इंपैक्ट का कंप्लेन है तो डायरेक्टली इधर आ जाएगा टू द स्टैंडिंग कमेटी। ऑल इंडिया इंपैक्ट का अगर कोई कंप्लेन होगा तो स्टैंडिंग कमेटी के पास आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। लेकिन समझ लीजिए सर, अगर मैंने कंप्लेन स्टैंडिंग कमेटी के पास डायरेक्टली डाल दिया और वो लोकल नेचर का था, तो स्टैंडिंग कमेटी पहले उस कंप्लेन को भेज देगा स्क्रीनिंग कमेटी के पास, और स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करने के बाद कंप्लेन का जो भी स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीनिंग किया है उसके बाद कंप्लेन आ जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के पास। तो सर जो भी ऑल इंडिया इंपैक्ट का कंप्लेन होगा वो डायरेक्टली आएगा, या इधर से जो स्क्रीनिंग होने के बाद एप्लीकेशन आ रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी अब चेक करेगा, एग्जामिन करेगा ऑफ द एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी, कि सर एक्यूरेट है, एविडेंसेस एक्यूरेट है, एडिक्वेट है, उसके बाद provided in the application to determine if there is prima facie evidence to support the claim of profiteering, कि सर क्या prima facie evidence है कि प्रॉफिटिंग हुआ था। और फिर ये अपना रिपोर्ट वगैरह बनाते हुए 2 महीना प्लस 1 महीना एक्सटेंशन इनको दिया जाएगा, और मैटर को रेफर कर देंगे टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग कि सर प्रॉफिटिंग का कुछ तो थॉट लग रहा है, कुछ तो प्रॉफिटिंग हुआ है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग क्या करेगा, वो बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इशू कर देगा नोटिस टू द इंटरेस्टेड पार्टी, अरे छोले भटूरे बेचने वाले तू इधर आ, और तू दे कंप्लेंट किया था, दोनों का एक नोटिस इशू कर देगा कि डीजीएपी के पास केस आ गया है। अब इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करते हुए एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेगा और कंप्लीट कर देगा अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, डीजीएपी कंप्लीट कर देगा विद इन 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकता है। और एक बार अपॉन कंप्लीशन
ये क्या करेंगे, ये फर्निश कर देंगे अपना रिपोर्ट, डीजीएपी अपना रिपोर्ट देंगे टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी अब नहीं रहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट दे दिया जाएगा ऑफ इट्स फाइंडिंग विद द रेलेवेंट रिकॉर्ड। ये क्या करेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट दे देंगे कि सर हमने प्रॉफिटिंग का ये रिपोर्ट बनाया है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, ग्रांट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द इंटरेस्टेड पार्टी एंड इट कैन आल्सो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डीजीएपी ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय इट। ये क्या कर सकते हैं, इनसे फर्दर क्लैरिफिकेशन वगैरह भी ले सकते हैं। और दोनों जो पार्टी है, छोले भटूरे बेचने वाले, तू इधर आ कंप्लेनेंट, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा। और अगर उनको लगा कि यहां पे प्रॉफिटिंग हुआ है तो एक ऑर्डर पास कर देंगे विद इन 6 मंथ। अब यही इंपॉर्टेंट है कि सर वो किस टाइप का ऑर्डर पास कर सकते हैं। नंबर 1, वो रिड्यूस करने बोल सकते हैं, छोले भटूरे वाले तू प्राइस रिड्यूस कर, चल प्राइस कम कर अपनी गुड्स का, या फिर रिटर्न टू द रिसिपिएंट, जो एक्स्ट्रा पैसा लिया था इसे रिटर्न कर दे अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, अमाउंट इक्विवेलेंट टू द बेनिफिट जो आपने पास ऑन नहीं किया था उतना बेनिफिट आप दे दीजिए कस्टमर को अलोंग विद इंटरेस्ट देना फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। जिस दिन आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया था उस दिन से लेके जिस दिन तक आप रिटर्न करते हो तब तक का 18% इंटरेस्ट के साथ देना। सर जो छोले भटूरे खा के गए कहां से ढूंढू सारे लोगों को, तो सर कैसे ढूंढू, तो गवर्नमेंट ने बोला चल कोई बात नहीं, अगर तू रिसिपिएंट को ढूंढ नहीं सक रहा है एक काम कर, सारा पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दे। इफ एलिजिबल पर्सन डज नॉट क्लेम और नॉट आइडेंटिफाइबल तो आप डिपॉजिट कर दीजिए 50% ऑफ द अमाउंट ईच इन सेंट्रल कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। उसके बाद सर वो ऑर्डर पास कर सकते हैं इंपोजिंग पेनल्टी 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिटेड, लेकिन पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद इन 30 डेज। और सर सेक्शन नंबर 29(2) में आपने पढ़ा था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर सर मैंने ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया तो इमीडिएटली मुझे उल्टा लटका के रिकवरी प्रोसीडिंग कर लिया जाएगा। रिकवरी प्रोसीडिंग तो आपको याद ही है, रिकवरी किया जाता है बाय द मोड्स व्हिच आर टोल्ड इन सेक्शन नंबर 79 ऑफ योर डिमांडेड रिकवरी चैप्टर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 132 बोलता है, रूल नंबर 132 बोलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और डीजीएपी चाहे तो किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं। ओके, कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो क्या इन्हें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने बोल सकता है? हाँ, इफ ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डीजीएपी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लग रहा है फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, then it may record and refer the matter back to the Director General of Anti-Profiting for further inquiry or investigation। further inquiry या investigation के लिए मैटर को भेज सकती है वापस। अगर समझ लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है ये बंदा छोले भटूरे में तो घोटाला कर रहा है और कोई आइटम बेचता है उसमें भी घोटाला कर रहा होगा, तो सर न्यू इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और डीजीएपी को बोल सकता है डीजीएपी तू एक काम कर, ये जो एडिशनल आइटम है इस पे भी एक काम कर, अपना इन्वेस्टिगेशन कर। तो इफ ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द डीजीएपी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज आर टू बी रीजन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 171 प्रॉफिटिंग हुआ है विद रेस्पेक्ट टू अदर गुड्स और सर्विस, इट में डायरेक्ट द डीजीएपी to investigate or inquire with respect to other goods services or both also। एंटी प्रॉफिटिंग, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का जो टेनर था वो 5 साल का था, खत्म हो गया, इसीलिए तो अब आया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सी ग्रेडेड टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है ये सी ग्रेडेड है। ये सी ग्रेडेड चैप्टर का ये ए ग्रेडेड चार्ट बन सकता है जिसमें ये आपको पूछ सकते हैं कि किस किस टाइप के ऑर्डर पास किया जा सकते हैं, मतलब ऑर्डर में वो क्या क्या बोल सकते हैं बेसिकली, उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पे मुझे लगता है 169 बड़ा अच्छा सेक्शन है, 161 एक अच्छा सेक्शन है। ये मैंने ए ग्रेडेड पॉइंट बोल दिया इस सी ग्रेडेड चैप्टर के, ये सी ग्रेडेड चैप्टर के ए ग्रेडेड पॉइंट्स है, ये और ये। इसके अलावा तो बेटा छोटा मोटा कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिविजन ऑन द चैप्टर ऑफ मिसलेनियस प्रोविजंस। जीएसटी का भी कंप्लीट रिवीजन यही क्लोज होता है।